Hello friends, myself Prakash Waghela. I am going to tell you about Form 15G and Form 15H. हम लोग आज फॉर्म नंबर 15G और फॉर्म नंबर 15H के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि अब नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया है तो ये फॉर्म्स अब नहीं चलेंगे और हमें नए फॉर्म्स जो आया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में वह कौन सा है और किस तरह से उस फॉर्म को भरना है। 15G 15H के बदले में कौन सा फॉर्म हमें भरेंगे उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों। फॉर्म नंबर 15G पहले ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन था कि जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है या एचयूएफ है या ट्रस्ट है, उनको अगर कोई इनकम मिल रही है तो वो पहले ये फॉर्म नंबर 15G देते थे तो उनका टीडीएस नहीं लगता था। बट वहाँ पे एक शर्त थी कि प्रोवाइडेड उनकी इनकम बिलो टैक्सेबल होनी चाहिए। तो फॉर्म 15G बिलो 60 ईयर्स वाले इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल था और अदर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ और ट्रस्ट वगैरह के लिए ये यूजफुल होता था। जबकि पहले फॉर्म 15H जिनकी एज 60 ईयर्स एंड अबव है यानी जो सीनियर सिटीजन्स हैं वह यूज करते थे, और जिनको कोई भी इनकम मिलनी है जैसे बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा, तो वगैरह 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 इनकम पे टीडीएस न लगे, इसके लिए फॉर्म 15H दिया जाता था। तो फॉर्म 15G जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था, फॉर्म 15H उनके लिए एप्लीकेबल था। तो अब हम देखते हैं कि नए इनकम टैक्स एक्ट में यह दोनों फॉर्म किस फॉर्म से रिप्लेस हुए हैं। नए इनकम टैक्स एक्ट में फॉर्म नंबर 121 आया है जो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्म नंबर 121 में क्या नई चीज जोड़ी गई है। तो ये फॉर्म नंबर 121 में जब मैंने फॉर्म देखा तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डिटेल्स भी उसमें देनी पड़ रही है। और दूसरी एक चीज उन्होंने यह अच्छी कर दी है कि डिटेल्स ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने निकाल दी है। जैसे पहले फॉर्म 15G 15H में हमें एफडी या डिपॉजिट्स क्या है उसकी डिटेल्स देनी पड़ती थी, कितनी अमाउंट है उसकी डिटेल्स देनी पड़ती थी, बट यह डिटेल्स अब इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। और यह मुझे पता चला है कि फॉर्म 121 साल में केवल एक बार ही देना है, जबकि पहले फॉर्म 15G 15H साल में कई बार देने पड़ते थे। इसका रीज़न ये था कि अगर आपने साल के शुरुआत में फॉर्म 15G या H दिया था तो उस समय आपकी जितनी एफडी थी उतना ही उसमें डिटेल्स आप देते थे। बट क्योंकि आपने कोई अगर नई एफडी अगर बनाई थी, नई फिक्स डिपॉजिट, तो उसकी डिटेल्स वो पहले के फॉर्म 15G या H में नहीं थी, इसलिए बैंक वगैरह आपसे नया फॉर्म 15G H की डिमांड करता था, जो अब ये नए फॉर्म 121 में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके फॉर्म 121 देने के बाद जो डिडक्टर है यानी जो बैंक है या कंपनी है वह यूआईएन जनरेट करेगा, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। अब हम देखते हैं कि फॉर्म 15G और 15H को जो फॉर्म ये 121 ने रिप्लेस किया है तो उसमें किस तरह की डिटेल हमें देनी पड़ रही है। चलो देखते हैं फॉर्म 121। तो ये रहा सामने 121, फॉर्म 121। ये है डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 339(6) ऑफ फॉर रिसिप्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। यहाँ पे पहले डिटेल्स ऑफ डिक्लेरेंट है, तो हम देखते हैं कि डिटेल्स ऑफ डिक्लेरेंट में क्या क्या भरना पड़ रहा है। तो सबसे पहले है नेम, तो यहाँ पे हमें नेम लिखना है। ये हम अगर एज पर पैन कार्ड नेम लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो यूनिफॉर्मिटी बनी जाएगी। एड्रेस, हम यहाँ पे एड्रेस लिखना है।
परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका जो पैन नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। स्टेटस, स्टेटस में जैसे ये फॉर्म इंडिविजुअल भी भर सकता है, ट्रस्ट भी भर सकता है, एचओएफ भी भर सकता है। तो यहाँ पे स्टेटस यानी हमें यह लिखना है कि हम इंडिविजुअल के लिए फॉर्म भर रहे हैं या एचओएफ के लिए फॉर्म भर रहे हैं या ट्रस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पे रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, इसके बारे में स्टेटस यहाँ पे लिखना होगा। तो ज़्यादा करके यहाँ पे रेसिडेंट ही आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट 5A में मांगा है डिटेल, इफ रेसिडेंट इंडिविजुअल वेदर एज इज 60 ईयर और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे हमें यह लिखना है कि अगर एज 60 ईयर्स एंड अबो है तो यस करना है, और अगर नहीं है तो नो करना है। ईमेल आईडी, यहाँ पे नेक्स्ट ईमेल आईडी हमें भरनी है। कॉन्टैक्ट नंबर में कंट्री कोड, इंडिया के लिए कंट्री कोड 91 है तो 91 लिखना है, और अपना नंबर यहाँ पे लिखना है। टैक्स ईयर, तो यहाँ पे हम कौन से ईयर के लिए ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं, तो ये ईयर यहाँ पे लिखना है। पहले प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात होती थी, अब असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर ये कॉन्सेप्ट ही निकाल दिया। अब केवल टैक्स ईयर की ही बात होगी। तो टैक्स ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026-27 जैसे लिखा जाएगा। ये टैक्स ईयर लिखने के बाद यहाँ पे अब बोला है डिटेल्स ऑफ इनकम। तो सबसे पहले पूछा है नेचर ऑफ इनकम। तो नेचर ऑफ इनकम आपकी क्या है, इंटरेस्ट इनकम है या डिविडेंड है या और कुछ। तो यहाँ पे आपको वो नेचर ऑफ इनकम लिखना है। एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। तो यह जो फॉर्म 121 है वो किस अमाउंट पे एस्टिमेट करना है, और वो यहाँ पे लिखना है, यानी किस अमाउंट पे हम ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं। फिर डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी। अगर हम एक से ज़्यादा, यानी ये जो फॉर्म हम भर रहे हैं उससे ज़्यादा फॉर्म अगर हम फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें वह लिखना है, यह फॉर्म छोड़ के। यानी अगर हम और 2 फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे 2 आएगा। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 121 फाइल्ड अर्लियर, अगर हमने ऑलरेडी कोई फॉर्म फाइल कर दिया है तो वो यहाँ में लिखना है। तो यहाँ पे भी अगर इस फॉर्म के अलावा हम और 2 फॉर्म भर रहे हैं तो 2 आएगा, और अगर 3 भर रहे हैं तो 3 आएगा। तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 आएगा। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 फॉर 5। तो यहाँ पे हमें टोटल जो भी इंटरेस्ट इनकम है वो टोटल सब मिला के कितनी हुई उसका यहाँ पे हमें डिटेल्स डालना है। Aggregate amount of income for which declaration is made during the tax year, column 10 and 11B। तो यहाँ पे हम इस फॉर्म में, यानी ये फॉर्म हम जिस भी बैंक को दे रहे हैं उसकी इनकम कितनी है, और यहाँ पे हमने कितनी जो हमने फॉर्म 121 दूसरे फाइल किए या भर रहे हैं उसकी टोटल कितनी है वो यहाँ पे लिखना है। तो इस दोनों का टोटल फॉर्म, ये कॉलम रो नंबर 10 और ये रो नंबर 11B का टोटल यहाँ पे 12 में आ जाएगा। अभी हम पॉइंट नंबर 13 पे जाएंगे। एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन इन 12। अभी समझो हमारी टोटल इंटरेस्ट इनकम मिलके 1 लाख हुई, और इसके अलावा हमें सपोज कुछ रेंट इनकम मिल रही है या और कोई इनकम है, तो उसको जोड़ के कितनी इनकम हुई वो हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी ये ओवरऑल आपकी क्रॉस इनकम आ जाएगी। डिटेल्स ऑफ ITR फाइल्ड फॉर द प्रीवियस 2 टैक्स ईयर। तो यहाँ पे अभी हमें लास्ट 2 साल के रिटर्न्स जो फाइल किए हैं उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देनी है। इसमें क्या क्या मांगा है, जैसे टैक्स ईयर और एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिटर्न ऑफ इनकम।
तो जैसे अभी हम यहाँ पे रिटर्न फाइल 2025-26 का अभी फाइल नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे रिटर्न फाइल की डिटेल देंगे 2024-25 और 2023-24। उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर हम यहाँ लिखेंगे और कितनी इनकम, टोटल इनकम हमने फाइल के लिए वह लिखेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन आप अपना ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपका यहाँ पे नाम आएगा कि आई सो एंड सो हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर। यहाँ पे आपको पैन नंबर लिखना है कि आपका पैन नंबर क्या है, तो आपको लिखना है। और डू हियर बाय डिक्लेयर दैट, ये आपका डिक्लेरेशन है कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ व्हाट इज स्टेटेड अबव इज करेक्ट, complete, and is truly stated. The income referred to in this form are not includable in the total income of any other person under section 96 to 99, or tax on my estimated total income as referred to in column number 13 of part A, including the income referred to in total column 12 of part A for taxpayer will be nil। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है और आपको टैक्स नील भरने आ रहा है तो ही आप ये फॉर्म भरेंगे। माई इनकम एज रिफर्ड टू इन कॉलम 12 ऑफ पार्ट ए does not exceed the maximum amount not chargeable to tax for tax year 26-27 2026-27, not to be applicable in case of resident individual of age of 60 years or more at any time during the tax year. In case this declaration is found to be false, I shall be liable to prosecution penalty under the act। तो अगर ये डिक्लेरेशन गलत निकला, आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से बढ़ जाती है, तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी हो सकती है। इसलिए बहुत ही ध्यान से ही अगर ज़रूरत है तो ही आप ये फॉर्म दीजिए। प्लेस, जो भी आपका प्लेस है, डेट और सिग्नेचर और आपका यहाँ पे नाम लिखना है और ये फॉर्म यहाँ पे पूरा हो जाता है। जैसे आपने नाम लिख लिया तो आपकी तरफ से जो डिटेल आपको भरनी है वो पूरी हो जाती है। अब ये पार्ट बी जो है वो सामने जो डिडक्टर है उसकी सारी डिटेल है और वो सारा ये सारा डिटेल वो अलग भरेंगे, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरी डिटेल जानकारी कि किस तरह से यह फॉर्म भरना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कृपया कमेंट में डाल दीजिए। मैं एक और दूसरी वीडियो बनाऊंगा और उसको वो आपके सारे डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।